सो वेलकम गाइस अगेन। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एचएनडी स्टेनिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द हिस्टोपैथोलॉजी। सो हम इसी टॉपिक को आज देखने वाले हैं। बात करें एचएनडी की तो वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड स्टेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, वाइडली देन कॉमनली। वाइडली मीन्स हम हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत सारे स्टेन यूज करते हैं, पर वाइडली जो टिश्यू होते हैं हमारे उसमें हम एचएनडी यानी कि हेमाटॉक्सिन एंड एओसिन स्टेन यूज करते हैं। दूसरा कॉमनली हिस्टोपैथोलॉजी में कॉमन स्टेन यूज होती है वो है एचएनडी स्टेनिंग। ये आपको क्वेश्चन वाइवा के हिसाब से भी आ सकता है, विच स्टेन यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू या फॉर विच हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू, देन योर आंसर इज एचएनडी स्टेन। सेकंड, करते क्यों है इसको वाइडली इतना और कॉमन क्यों है ये? क्योंकि इट्स एबिलिटी टू शो क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। इससे हमको जो टिश्यू है यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसमें बड़ा आसानी से फर्क पता लग जाता है। इन डिफरेंशिएशन क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हमको पता लग जाता है आसानी से इस स्टेन की मदद से। मेजर डाई, तो इस स्टेन में मेनली कौन कौन सी डाई है? जैसे कि नाम बता रहा है एचएनडी, एच से है हेमाटॉक्सिलिन एंड देन ई से है इओसिन। और यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं इसका प्रिंसिपल। ऑलरेडी जिसने रोमनस्काई स्टेनिंग के ऊपर मेरी वीडियो देखी होगी या फिर हेमाटोलॉजिकल स्टेनिंग जिसमें कि हमारी लिशमन स्टेन आ जाती है, देन जिम्सा स्टेन। सो ये सारी स्टेन्स क्या होती है, इनका प्रिंसिपल भी सेम इसी की तरह है कि बेसिक पार्ट है जो डाई का वो एसिडिक पार्ट ऑफ सेल को स्टेन करेगा, और इसके वाइस वर्सा जो एसिडिक पार्ट है स्टेन का वो बेसिक पार्ट करेगा मतलब कि हमारे सेल को, जो कि साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें इस जो आपको दिख रहा है बड़ा अजीब सा है, बट मैं इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे स्ट्रक्चर को देखो। इसमें क्या है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर। तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो कि कॉमन चीज है, मिलनी होती है मोस्टली सब सेल में। टिश्यू की बात करते हैं वहां तो हमको देखने को मिलना ही मिलना है। देन अगर देखें कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है और एक होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस किस नेचर का हमें क्या पता, एसिडिक है या बेसिक है? सो इसको याद करने का तरीका क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ये तो कॉमन चीज है, सबको पता होगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों होता है। बैक्टीरिया केस में या ह्यूमन केस में दोनों मिल जाएगा। अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, लास्ट में आ रहा है एसिड। अगर हम बात करें डीएनए की तो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सो लास्ट में फिर एसिड आ रहा है। इसका मतलब जो भाई न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक आरएनए और एसिडिक डीएनए, राइट। अगर ये एसिडिक है तो साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेसिक। सो इतना बिल्कुल ध्यान में रख लो कि न्यूक्लियस होता है एसिडिक, कोई वजह क्यों होता है तो उसमें होता है आरएनए या डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दैट्स व्हाई आवर न्यूक्लियस इज एसिडिक इन नेचर, और साइटोप्लाज्म उसके ओपोनेंट हो गया, बेसिक पार्ट। अब बात करते हैं डाई की। तो डाई में भी दो चीजें होंगी, एक तो बेसिक डाई होगी, एसिडिक डाई होगी। अब एचएनडी, हेमाटॉक्सिन, इओसिन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी एसिडिक है कौन सी बेसिक है अगर लॉन्ग टर्म में बात करने हो। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका मेरा खुद का है, और मैंने बहुत बार बोला कि अब अपने भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। सो इओसिन की बात करें तो इओसिन और एसिडिक, सो इओसिन से एसिडिक, राइट। ऐसा आप हल्का सा अपने माइंड में राइम जैसी भी आ रही, इओसिन एसिडिक, और क्लू भी ले सकते हो इओसिन से एसिडिक, राइट। अगर इओसिन एसिडिक डाई है तो वो हमारे सेल के किस पार्ट को स्टेन करेगी, एसिडिक डाई तो बेसिक पार्ट को, और बेसिक पार्ट क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर कोई आरएनए और डीएनए नहीं है, क्योंकि आरएनए डीएनए में लास्ट में एसिड होता है। बात करें हेमाटॉक्सिलिन की तो बेसिक डाई है, बेसिक डाई किसको स्टेन करेगी, अपने ओपोनेंट को, वो क्या है, एसिडिक पार्ट। एसिडिक क्या है, जिसके अंदर आरएनए डीएनए, जिसके अंदर आरएनए या डीएनए होगा, जो कि हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एसिडिक है इसलिए इसको बेसिक डाई स्टेन करेगी।
ईओसिन एसिडिक डाई है, इसलिए उसको साइटोप्लाज्म में स्टेन करेगी, जो कि बेसिक नेचर में है, राइट। यहाँ बेसिक डाई नहीं, बेसिक ओनली बेसिक आना चाहिए था। सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी बता दो, हेमाटॉक्सिन बेसिक डाई है, इसलिए वो एसिडिक पार्ट यानी कि न्यूक्लियस को स्टेन करने वाली है। ईओसिन एसिडिक डाई है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करने वाली, जो कि बेसिक पार्ट होता है। ये कॉमन सा फंडा है, इसको अब याद रख लो, तो ये हमारे लिशमस चेन में भी चल पड़ेगा, देन एचएनडी में भी चल ही रहा है। अब हम बात करते हैं हेमोटॉक्सिन के बारे में। बहुत बार पेपर में कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, हेमोटॉक्सिन कौन सी डाई है, तो लिखा हो सकता है जो अपने ऑप्शन है उसमें लिखा हो सकता है केमिकल, सिंथेटिक, नेचुरल, या नन ऑफ अबव या ऑल ऑफ अबव। तो हेमोटॉक्सिन बेसिकली नेचुरल डाई है। नेचुरल मतलब इसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये नेचर से हमको मिलती है। तो कहां से मिलती है? एक ट्री से मिलती है जिसका नाम है हार्टवुड ट्री, कैम्पेचियम ऑफ हार्टवुड ट्री, ऐसा कुछ करके है एक्चुअल में नाम, पर आपको ये याद रखना है कि हार्टवुड ट्री से ये हमको मिलती है, ठीक है। देन अगर आप यहां देखो कि वर्ड आ रहा है यहां पे हार्ट वुड ट्री, ठीक है, यानी एक ट्री से मिलती है। इसका नाम हेमोटॉक्सिन क्यों रखा हुआ है? हेम का मतलब होता है रेड, हेम का मतलब रेड, क्योंकि रेड क्या ब्लड से इंडिकेट करते हैं। अगर हम बात करें हेमाटोलॉजी तो हेम मतलब होता है ब्लड, और लॉजी मीन स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड। हेमाटॉक्सिन नाम इसे रखा है क्योंकि जब ये निकलती है तो ये रेड कलर की होती है, ठीक है, उस वक्त ये रेड कलर की होती है। ये बात अपने ध्यान में रखना, इसलिए इसको हेमाटॉक्सिन कहते हैं, यानी नेचुरल में ये रेड कलर की होती है। उसके बाद जब ऑक्सीडाइज हो जाती है देन इसका कलर चेंज होता है, वो भी नेचुरल ऑक्सीडाइज होती है या तो सन से या एयर से। सो ये एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल भी इसको अभी मैं टच नहीं करने वाला। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हेमोटॉक्सिन जो डाई है वो डायरेक्ट टिश्यू पे अगर कर देंगे हम, तो देखो यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, ये डाई अगर हम इसमें फंसा दें, मतलब समझ रहे हो, इसके आगे जो पॉइंट लगा हुआ है ये वो यहाँ फिट भी हो जाए, अगर हम इसे छेड़खानी करेंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब ये निकल जाएगी डाई। इसीलिए एक हम बिचौलिए की जरूरत होती है, जिसे कह सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज यहाँ पे मेडिकल लैंग्वेज में यूज होता है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का अगर आगे का ग्रूव देखोगे तो यहाँ फिट हो जाएगा बिल्कुल इसके साथ, और डाई इसके साथ यहाँ फिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इसके ऐसा मतलब मोल्ड नहीं है कि डाई एकदम फिट हो जाए, बट यहाँ फिट हो जाएगी। सो अगर मैं कॉमन बात करूं आपको, तो टिश्यू को स्टेन करने के लिए अगर हम हेमाटॉक्सिन की जरूरत यूज कर रहे हैं तो एक मॉर्डेंट की जरूरत होती है जो कि उसको चिपका के रखती है। ये मॉर्डेंट हमको माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे स्टेन में देखने को या सुनने को मिल जाएगा, बस अब याद रखो कि वो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का गम की तरह काम करता है, जो कि टिश्यू को डाई के साथ और डाई को टिश्यू के साथ बाइंड करके रखता है। एक कॉमन चीज है, राइट। अब जब मॉर्डेंट होते हैं वो एलम बेस्ड यानी एल्यूमिनियम, आयरन बेस्ड यानी हमारा लोहे, और टंगस्टन एक चीज होती है हमारा मतलब मेटल, टंगस्टन बेस्ड मॉर्डेंट हो सकते हैं। उसी बेस पे डाई होती है, जैसे एरलिच डाई हो एक, हेमाटॉक्सिन एरलिच बेस्ड डाई, उसमें हम एलम बेस यूज करते हैं। देन मेयर हेमाटॉक्सिलिन, ये हेमाटॉक्सिलिन की टाइप्स हैं, ठीक है। एरलिच हेमाटॉक्सिन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एलम डलता है, मेयर्स क्योंकि उसमें आयरन डल रहा है, क्या मॉर्डेंट, और हैरिस हेमाटॉक्सिन क्योंकि इसमें टंगस्टन डल रहा है। और एक कॉमन यूज होती है वो होती हैरिस, टंगस्टन बेस्ड हेमाटॉक्सिलिन, राइट। ये आप याद कर सकते हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बट कॉमन इतना तो पता ही होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ एचएनडी, कि हम जो स्टेन कैसे करेंगे, मेनली हमको ही करना है ये एज अ टेक्नीशियन। सो करते क्या है, सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिमूवल ऑफ वैक्स, यानी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसका नाम था आई थिंक प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू, प्लेलिस्ट में जाओ और हिस्टोपैथोलॉजी का पूरा सेक्शन सिलेक्ट करो, उसके अंदर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी प्रोसेसिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू। उस वाली वीडियो
के बाद ही आप इसको देखोगे तो आपको जो मैं कहने वाला समझ आएगी, क्योंकि उसमें कॉमन टर्मिनोलॉजी मैंने बताई हुई है। अगर आपने देखी है या आपको बेसिक नॉलेज है तो आप यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो हमारे पास जब प्रोसेसिंग होती है टिश्यू की तो एक स्टेप आता है इम्प्रेग्नेशन एम्बेडिंग, जिसमें कि हम अपने टिश्यू के आसपास पैराफिन की एक स्पोर्ट देते हैं, तो पूरा ब्लॉक बन जाता है। वो ब्लॉक जाता है माइक्रोटोमी सेक्शन यानी कटिंग के लिए। कटिंग के बाद वो वाटर बाथ में टिश्यू जाता है और टिश्यू, उस कट टिश्यू को हम, जो कि रिबन फॉर्म में होता है पैराफिन के साथ, उसको हम एक स्लाइड में लेते हैं, जैसे कि आप इसको देख रहे हो। तो ये वो पैराफिन विद टिश्यू, मतलब इसी पैराफिन के बीच में टिश्यू, जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट आप देख रहे हो, ये टिश्यू हो सकता है और इसके आसपास पैराफिन है, राइट। तो हम इसको रिमूव करेंगे स्टेनिंग से पहले, जिस स्टेप को कहते हैं रिमूवल ऑफ वैक्स। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमको इस स्लाइड को इंक्यूबेटर में रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर होगा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस 1 से 2 मिनट में। तो ये सारी डिसॉल्व हो जाएगी, क्या, वैक्स, टिश्यू इसमें चिपका रह जाएगा। उसके बाद हम इसको जाइलिन में एक बार डिप करेंगे 1 से 2 मिनट तक, तो जो भी टिश्यू, जो वैक्स का जो भी कुछ रहा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। देन एक स्टेप आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी देना, डिहाइड्रेशन में पानी निकालना और हाइड्रेशन मतलब पानी देना। तो हाइड्रेशन के स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारा टिश्यू है, इस स्लाइड में टिश्यू है, हमने पैराफिन तो उतार दिया, टिश्यू रह गया, उस टिश्यू को हम स्टेन करेंगे। पर स्टेन करने से पहले इस टिश्यू को पानी देना जरूरी है, क्योंकि स्टेन तभी हो पाएगी अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट होगा। उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, हाइड्रेशन करेंगे, जिसमें क्या होगा, हम डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल करेंगे। ठीक है, एक टर्म है डिसेंडिंग, मतलब धीरे धीरे नीचे गिरता अल्कोहल का लेवल। सबसे पहले हम 100% अल्कोहल में इस टिश्यू को रख देंगे, जो कि स्लाइड के ऊपर होगा। देन 90% अल्कोहल पे, जिसमें 10% हमारा वाटर कंटेंट होगा। धीरे धीरे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, आप देखोगे 70%, देन 30% इसमें वाटर होगा, 70% अल्कोहल। फिर इसको वाटर में दे देंगे। डायरेक्ट अगर हम वाटर में लेके आएंगे इसको, तो सडन चेंजेस से डिस्ट्रॉय हो सकता है हमारा टिश्यू। उसके बाद इसको हम करेंगे स्टेन। तो स्टेन हमारी दो है, हेमाटॉक्सिन एंड ई से इयोसिन। सो सबसे पहले जो स्टेन होती है वो तो हेमाटॉक्सिन, जो कि हम 15 से 20 मिनट तक करते हैं। और ये जो टाइमिंग है चेंज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू लैब, उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया होता है। हेमाटॉक्सिन की, तो हेमाटॉक्सिन ने पूरे टिश्यू कवर कर लिया, जो भी इसका पर्टिकुलर कलर होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ब्लूइश कलर में आ जाती है, इससे पहले ये होती है रेडिश कलर में, राइट। तो हेमाटॉक्सिन ने इसको पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद क्या आता है, डिफरेंशिएशन, मतलब कि हमें पूरे को मतलब ब्लूइश थोड़ी करना है। डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि ये साइटोप्लाज्म है या ये न्यूक्लियस है, उसके लिए हमें कहीं कहीं से स्टेन उतारनी पड़ेगी। तो हेमाटॉक्सिन क्या है, बेसिक डाई है, मैंने ऑलरेडी बताया हेमाटॉक्सिन बेसिक डाई है। तो ये न्यूक्लियस को तो कवर करेगी, साइटोप्लाज्म को भी कवर कर लेगी। बट अगर हम इसे वॉश करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ तो बाउंड कर देगी ये, साइटोप्लाज्म के साथ वॉश करने पे या अल्कोहल की कुछ डिप्स देंगे तो हल्की हल्की उतर जाएगी। उसके बाद 1% एसिड अल्कोहल, जो कि मेन स्टेप है डिफरेंशिएशन का। अगर जैसे हम 1% एसिड अल्कोहल में डालेंगे तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी अराउंड से हमारी हेमाटॉक्सिन यानी कि साइटोप्लाज्म से निकल जाएगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, बेसिक, और हेमाटॉक्सिन भी बेसिक है। तो बेसिक आपस में कंबाइन नहीं कर पाएगी, बेसिक और एसिडिक आपस में कंबाइन करती है, जो ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल बता चुका हूं आपको। देन हमारा स्टेप है डिफरेंशिएशन, जिसमें 1% एसिड अल्कोहल में डाल देंगे। इसमें डिप करने से हमारा सब निकल जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म के अराउंड से निकल जाएगी, ओनली न्यूक्लियस में होगी। बट इतने स्टेप होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियस में जो हेमाटॉक्सिन होगी वो थोड़ी डल हो जाएगी। तो उसको हम थोड़ा कंट्रास्ट देने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा उसको डार्क करने के लिए ब्लूइंग करते हैं। ब्लूइंग मतलब पेंटिंग एक तरीका समझ लो। 1% लिथियम कार्बोनेट जैसे हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा जो न्यूक्लियस जो डल हो चुका है अभी इतने सारे प्रोसेस के कारण,
वो डार्क कलर का हो जाएगा, हल्का हल्का। उसके बाद हम इसमें वॉश करते हैं। जैसे हम स्टेनिंग करते के अगला स्टेप करेंगे, इन बिटवीन हमको ये स्टेप जरूर करना है, वाटर के साथ वॉश देन अल्कोहल डिप, सेम फिर 1% एसिड अल्कोहल के बाद भी वाटर के साथ वॉश, फिर अल्कोहल डिप, 1% लिथियम कार्बन के बाद भी वॉश प्लस डिप। यानी अगर हमारा आप देखें तो साइटोप्लाज्म का एरिया है जो वो सब क्लियर हो चुका है, न्यूक्लियस में हेमोटॉक्सिन है। अब हम साइटोप्लाज्म को भी कलर देंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो वो इजीली हम देख नहीं पाएंगे, तो काउंटर स्टेन करेंगे, वो होगी इयोसिन। ठीक है, इयोसिन के साथ हम इसको स्टेन करने वाले हैं, जो कि होगी 4 to 5 मिनट्स के लिए, राइट। इयोसिन से हम स्टेन करेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी लैब या आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से, क्योंकि हर लैब पे अलग क्राइटेरिया सेट होता है। उसके बाद क्या होगा, हम इसको पानी जो हमने दिया है यहाँ पे हाइड्रेशन, उसको उतारेंगे ताकि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सके। उसके लिए क्या करेंगे, हम असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वाटर में, जो हमने यहाँ तक लेके आए थे वाटर में, उसके बाद 70% अल्कोहल जिसमें होगा 30% वाटर, उसके बाद 90% अल्कोहल जिसमें होगा 10% वाटर। आप देख लो धीरे धीरे वाटर रिमूव हो रहा है, जिसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। फाइनली 100% अल्कोहल। देखो मैं आपको इतना क्लियर इसलिए बता रहा हूँ, शायद किसी किसी लग रहा होगा कि ये बहुत मतलब बच्चे वाली बातें होंगी, बट किसी किसी मैंने ऐसे से बंदों से मिला हूं, उनकी डिग्री हो चुकी है बट कॉमन चीजें उनको नहीं पता होती है। हमें भी बताने वाला कोई नहीं था इतनी डीपली, जस्ट बता देते हैं ये डिहाइड्रेशन एक क्लीनिंग है। किसी किसको समझ, जिसको आ गई, जिसको नहीं आई वो नहीं आई। और ऐसा ही होता बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, फीस लैक्स मिली जाती है बट पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता वहां पे। सो इसीलिए जितना मुझसे हेल्प हो सकी मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद किसी किसी को लग सकता है बिल्कुल बेसिक चीज है, बट किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो हल्का हल्का स्किप भी कर सकते हो वीडियो को। डिहाइड्रेशन बात है क्लियरिंग। अब हम क्लियर करेंगे सब कुछ, अगर अननेसेसरी चीज जिसको हम साइलेंस से करते हैं 3 to 5 मिनट्स। अगेन टाइमिंग चेंज हो सकती है। माउंटिंग, माउंट विद डीपीएक्स। डीपीएक्स एक तरह का ग्लू है जो कि और एक तरह का प्रिजर्वेटिव भी है जो कि हमारे टिश्यू को बचा के रखेगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल, 10 साल, 5 साल, कितने भी साल तक हम इसको रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर स्टडी। अब कोई पूछ सकता है इतने सालों तक क्यों रखनी है, तो जैसे मर्डर के केसेस होते हैं या फिर कोई और क्राइम बेस्ड केसेस होते हैं, इन केसेस में हम प्रूफ के तौर पर उन स्लाइड्स को रखते हैं। इन फ्यूचर अगर ओपन हुआ केस तो वो प्रूफ बनता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था कुछ भी। देन होगा रिजल्ट। रिजल्ट की बात करें तो न्यूक्लियस है हेमोटॉक्सिन के कारण ब्लूइश ब्लैक, जो भी आपको दिख रहा है ये ब्लूइश ब्लैक सा, ये हमारा सब है न्यूक्लियस। और जो ये पिंकिश पिंकी सा दिख रहा है ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें हल्के हल्के डॉट डॉट दिख रहे हैं वो है ग्रैन्यूल्स। में भी किसी का भी टिश्यू हो सकता है जिसमें ग्रैन्यूल्स हो। आरबीसी अगर होंगे तो ऑरेंजेस रेड, वैसे ही अलग अलग चीज हमको उसको दिखने वाली होती है, बट ये कॉमन मैंने आपको बताया न्यूक्लियस ब्लूइश ब्लैक, साइटोप्लाज्म पिंकिश, आरबीसी ऑरेंज रेड। ऑल द इसके बावजूद भी कई बार स्टेनिंग हम अगर टाइमिंग अलग कर दे, टाइमिंग कम कर दे, ज्यादा कर दे, डिफरेंशिएशन टाइम कम कर दे, ज्यादा कर दे, उसकी क्वांटिटी मतलब परसेंटेज बढ़ा दे घटा दे, तो कलर चेंजिंग होती रहती है, डार्क लाइट। इसीलिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोफेशनल पैथोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जब बात हो कैंसर सेल्स को फाइंड करना। सो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।